अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसद आयरम, आज एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस और टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे एक्नी पिगमेंटेशन यानी कि दानों के बाद होने वाले निशानात और दाग को ख़त्म करने के तरीके बताए थे। आज ये वीडियो उसी की कॉन्टिन्यूएशन में है कि एक्नी के बाद जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो तो अलग हैं, उसके बाद गड्ढे पड़ जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको फ़र्क वाज़े कर दूँ कि पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन वो दाग धब्बे होते हैं जो कि गहरे रंग के या हल्के रंग के एक्नी के बाद हो जाते हैं, जबकि जो स्कार्स होते हैं वो उन गढ़ों को कहते हैं जो कि एक्नी के बाद हो जाते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप एक्नी के बाद होने वाली पिगमेंटेशन या दागों को ट्रीट ना भी करें, सिर्फ सन प्रोटेक्शन ही करें, तो तकरीबन 9 माह से लेकर 1 साल में वो खुद ही मद्धम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। जबकि जो स्कार्स यानी कि गढ़े होते हैं ये परमानेंट होते हैं, इनको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी रहेंगे। स्कार्स दो तरह के होते हैं, एक गड्ढे की सूरत में जो कि इस तरह का डिप बनाते हैं, दूसरे होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं। ठीक है, अब इनके दोनों में फ़र्क ये है कि जो इस तरह के गड्ढे होते हैं इनकी ट्रीटमेंट्स फ़र्क होती हैं और जो उभरे हुए स्कार्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट फ़र्क होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो एक्नी फेस पे होती है उसके बाद अमूमन जो स्कार्स बनते हैं वो गढ़े नुमा शक्ल के होते हैं। लेकिन अगर आपको एक्नी बैक पे है, शोल्डर्स पे है, चेस्ट एरिया पे है या जॉ लाइन पे, तो उनमें कभी कभार उभरे हुए स्कार्स यानी कि हाइपरट्रोफिक स्कार्स बन जाते हैं। जो गढ़े होते हैं उनको एट्रोफिक स्कार्स कहते हैं, जो उभरे हुए स्कार्स होते हैं उनको हम हाइपरट्रोफिक स्कार्स कहते हैं। इन दोनों के तरीका इलाज और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फ़र्क हैं, तो आज इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करूंगी जिनसे आप ये अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप ऐसा कुछ करें जिससे स्कार्स बनने की नौबत ही ना आए। उसमें टॉप मोस्ट टिप यही है कि एक्नी को ट्रीट करें, ना सिर्फ ट्रीट करें बल्कि अर्ली ट्रीट करें। जो ही एक्नी आना शुरू हो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसको अर्ली स्टेजेस यानी कि शुरू में ही प्रॉपर ट्रीट करें, तो स्कार्स बनेंगे ही नहीं। नंबर 2 कि जो आप घर में, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक्नी के बाद होने वाले दाग धब्बे और गड्ढे बढ़ सकते हैं या इनका होने का रिस्क ज़्यादा होता है अगर आप एक्नी को छेड़ें, अपने हाथों से उसको खुरचने की कोशिश करें या उस पर स्क्रबिंग करें। तो ये चीज़ें भी मत करें, तो एक्नी स्कार्स बनने का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। ये तो थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक्नी स्कार्स बनने को अवॉइड कर सकते हैं। एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने के लिए 2-3 जो जनरल रूल्स हैं वो क्या होते हैं, जो कोई भी डॉक्टर मद्देनज़र रखते हैं, उसमें ये होता है कि हमने ट्राई करना है सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना है। अगर आपकी एक्टिव एक्नी है तो स्कार ट्रीटमेंट नहीं की जाती यूजुअली, क्योंकि वरना एक्नी या दाने बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे आपने क्या करना होता है कि जो स्कार एरिया गढ़े होते हैं वहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन, कोलेजन वो मटेरियल है जो स्किन को स्ट्रेंथ देता है, वो कम हो जाता है, तो उस कोलेजन को हमने बढ़ाना होता है। उसके बाद जो गढ़े वाले स्कार हैं उनके नीचे एक बैंड सा होता है, थिक सा, जिसकी वजह से वो ऊपर की स्किन को नीचे की तरफ खींच के रखते हैं। एक ये हमने काम करना होता है कि उस बैंड को तोड़ दें तो फिर भी स्किन ऊपर होके नॉर्मल हो जाती है। तो ये 3 जनरल रूल्स हैं जिनके ऊपर बेस करके ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन की जाती हैं। एट्रोफिक स्कार्स यानी कि गढ़ों की जो एक्नी के बाद चेहरे पे आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि स्कार्स यानी कि गढ़े आप ख़त्म कर सकते हैं उनके इस्तेमाल से। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँ, इसके लिए क्रीम्स बहुत कम इफ़ेक्टिव होती हैं। बहुत कम ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो कि इनको इस्तेमाल करने से स्कार्स हल्के हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत भर जाते हैं, लेकिन बड़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। ये काफ़ी अरसा ले लेती हैं ये दवाइयाँ अपना असर करने में। जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब फॉल्स क्लेम्स हैं। किसी चीज़ से पिगमेंटेशन कम हो सकती है, स्कार्स यानी कि गढ़े कम नहीं हो सकते। सबसे पहले जो टॉप पे केमिकल प्रोडक्ट या मेडिकेशन आती है वो है रेटिनॉल्स।
रेटिनॉल क्रीम्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिगमेंटेशन के लिए भी बताई थी, आप स्कार्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें ट्रेटिनोइन अवेलेबल है स्किन ए और रेटिन ए के नाम से। इसके अलावा एडापोलिन एक केमिकल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छे रिजल्ट्स या मुनासिब रिजल्ट्स देंगी उन स्कार्स पे जो हल्के गहरे होंगे, यानी कि बहुत सुपरफिशियल से होंगे। अगर डीप हैं, बहुत नीचे गहराई में हैं, तो उन पे भी ये क्रीम्स असर नहीं करती और ये स्कार्स पे असर करने में तकरीबन 1 से 2 साल ले लेती हैं। तो ये इनका बड़ा स्लो प्रोसेस है। तो अगर कोई ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अपनाना चाहे तो ज़रूर करें, लेकिन 21st सेंचुरी है, मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं एक्नी स्कार्स को ख़त्म या कम करने के लिए। अब मैं वो डिस्कस करूँगी। नंबर 2 पे जो बहुत फेमस और अच्छा प्रोसीजर है इनके लिए, वो है केमिकल पील्स। वो आप किसी भी मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके करवा सकती हैं। बेसिकली ये एक ऐसे एसिड्स होते हैं जो स्किन की ऊपर वाली सरफेस को उतार देते हैं, स्केलिंग करते हैं, छिलके बनाते हैं और उसके बाद नीचे से नई स्किन आ जाती है, जिससे स्कार्स की शक्ल जो है वो बेहतर हो जाती है और उनकी गहरेपन में नुमाया कमी आ जाती है। अगर तो सुपरफिशियल स्कार्स होंगे वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर थोड़े डीप होंगे तो उनके लिए ये भी किया जा सकता है और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी हैं। केमिकल पील्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँ कि इनको घर में बिल्कुल ट्राई ना करें। बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि केमिकल पीलिंग एजेंट्स जो डीप या मीडियम डेप्थ पील्स होते हैं वो घर में इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें और हमेशा इनको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें कि इससे पहले आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और इनको यूज़ करने के बाद आप एक्सपेक्ट करें थोड़ी सी रेडनेस और छिलके छिलके हो जाते हैं स्किन पे, तो आपने जो काम करना होता है वो ये कि कुछ दिनों तक मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करने होते, जैसे आपके डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करें। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन लाजमी करनी होती है सन ब्लॉक्स यूज़ करके। इसके अलावा एक प्रोसेस है डर्म एब्रेजन, यानी कि आपकी ऊपरी जिल्द को रीसर्फेस किया जाए। रीसर्फेसिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपके डर्म एब्रेजन प्रोसेसेस आ जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग आ जाती है। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग 3 तरह से की जा सकती है, डर्मा रोलर के थ्रू, डर्मा पेन के थ्रू या माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस आ गई हैं। माइक्रो नीडलिंग बेसिकली क्या करती है, आपकी स्किन के अंदर छोटी छोटी नीडल्स डाली जाती हैं जिससे स्किन को इंजरी करी जाती है या ट्रॉमा, चोट पहुंचाई जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन होती है। कोलेजन वो मटेरियल है जो आपकी स्किन को एक फर्मनेस देता है, एक स्मूथनेस देता है। तो स्कार के अंदर ये चीज़ नहीं होती, जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसके अंदर कोलेजन की कमी होती है। तो हमारा मेन एम यही होता है कि हमने कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो आप माइक्रो नीडलिंग जब करवाते हैं तो उससे यही होता है कि नीडल्स चैनल्स क्रिएट करती हैं और उससे ट्रॉमा होता है स्किन को और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ती है। इस मेथड को, माइक्रो नीडलिंग को, आप कंबाइन भी किया जाता है आजकल PRP, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के साथ। ये 2 मेथड्स मिला के ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। इसमें जो होता है कि आपका अपना ही ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा यानी कि येलो कलर का मटेरियल सेपरेट किया जाता है और वो जो है लिक्विड फॉर्म में आपकी जब माइक्रो नीडलिंग की जाती है उन नीडल्स के साथ जो सुराख होते हैं उसमें वो डाला जाता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो डबल इफेक्ट आ जाता है, कोलेजन प्रोडक्शन ट्रॉमा से भी हो रही है और इस केमिकल के PRP के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनसे भी कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जो कि गढ़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ना सिर्फ गढ़ों यानी एट्रोफिक स्कार्स के लिए बल्कि हाइपरट्रोफिक स्कार्स के लिए भी। बस फ़र्क ये है कि दोनों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लेज़र्स यूज़ होती हैं। लेज़र की टेक्नोलॉजी बिल्कुल माइक्रो नीडलिंग से मिलती जुलती है। माइक्रो नीडलिंग में नीडल से स्किन को इंजर किया जाता है या ट्रॉमा दिया जाता है। लेज़र से ये लेज़र लाइट बीम के साथ ये काम हो जाता है। दोनों के प्रोसीजर्स में फ़र्क ये है कि माइक्रो नीडलिंग के बाद थोड़ा सा हो सकता है आपकी ब्लीडिंग हो और रेडनेस हो जाए, जबकि लेज़र्स इस्तेमाल करने से सिर्फ जस्ट रेडनेस होती है और छिलके छिलके बनते हैं और इसका डाउन टाइम यानी कि जो पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो भी ज़रा कम होती है माइक्रो नीडलिंग के कंपैरेटिवली, और ये जल्दी हील अप हो जाता है जो भी प्रोसेस होता है।
हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल हैं एट्रोफिक स्कार्स यानी कि गढ़ों के लिए लेज़र्स, वो है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, बहुत इफ़ेक्टिव है। मल्टीपल सेशंस 3 to 4 सेशंस के बाद बड़ा वाज़िह फ़र्क आ जाता है पेशेंट्स में, उनकी ना सिर्फ गढ़ों की शक्ल सूरत में बल्कि एक ओवरऑल स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस हमेशा मैं कहती हूँ कि जैसे आपके डॉक्टर मशवरा दें कि लेज़र कराने से पहले क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है और इसके बाद क्या, वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं एक क्लासिकल मेथड की, जो कि जिसे कहते हैं सब्सिजन। ये डर्माटोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी इसे परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बात की कि हमने ट्रीटमेंट रूल क्या रखना होता है कि अगर गड्ढा बना हुआ है तो उसके नीचे एक बैंड होता है टिश्यू का जिसको तोड़ना होता है। तो सब्सिजन में क्या किया जाता है, गड्ढे से नीचे नीडल डाली जाती है और उस नीडल को यूं यूं मूव किया जाता है, उसके ज़रिए बैंड को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद आप उसमें फिर PRP भी इंजेक्ट कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या फिर और चीज़ें भी हैं जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूँगी, उसमें डाली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप बैंड भी तोड़ दें तो बहुत ज़्यादा स्कार की शक्ल में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये भी लेज़र से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं स्किन को टाइटन अप करने के लिए। जब आप स्किन को टाइट करते हैं तो स्कार्स की अपीयरेंस इम्प्रूव हो जाती है, गड्ढे डीप नहीं रहते, वो ज़रा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आप इसको मुख्तलिफ और ट्रीटमेंट्स के साथ 2-3 के साथ मिक्स करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये भी आपको डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के साथ ही चलना चाहिए कि कौन सी 2 या 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंबाइन होंगी तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए भी अब स्कार्स या गढ़ों का बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। इसके बाद बात करते हैं इमीडिएट रिजल्ट्स वाले प्रोसीजर्स की। जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं वो आती हैं क्लिनिक पे और वो चाहती हैं कि आगे कोई फंक्शन आ रहा है या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है कि 1 माह बाद कोई फंक्शन है तो हमें जी इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो है फिलर्स। फिलर्स 2 टाइप के होते हैं। केमिकल फिलर्स जो लगाए जाते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड फिलर्स, वो अगर आप गड्ढे के नीचे जाके नीडल से इंजेक्ट कर दें बैंड को तोड़ के तो फ़ौरन ही इसका कारोबार आ जाता है। 2 से 3 दिन में आपको इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन ये रिज़ल्ट परमानेंट नहीं होता। तकरीबन 8 माह से ले के 1.5 साल तक इनके रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, ये रहते हैं और इसके बाद आपको दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इमीडिएट इफ़ेक्ट ये बहुत अच्छा देते हैं। इसके अलावा आजकल जो न्यू फिलर आ रहे हैं वो है नैनो फैट। उसमें यह है कि आपके ही जिस्म की चर्बी जो आपके पेट के जिल्द के नीचे से ली जाती है इंजेक्शन के थ्रू, उसको माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और सिरिंज के थ्रू ही फिर गड्ढे के नीचे उसको डाला जाता है, जिससे तो गड्ढा भर जाता है। तो ये भी स्कार के लिए एक न्यूअर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसके भी इफ़ेक्ट्स उतने परमानेंट नहीं होते। अगर आपने वेट लूज़ किया है तो ज़ाहिर है जहाँ बाकी बॉडी से फ़ैट लॉस हो रहा है यहाँ से भी फ़ैट लॉस हो सकता है, तो दोबारा स्कार नमूदार हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल किस्म के गड्ढों के लिए, जिसके लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी यूज़ की जाती हैं, मगर एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी होती है जो कि उनको इम्प्रूव कर सकती है। उन्हें कहते हैं आइस पिक स्कार्स। ऐसे गड्ढे जो डीप ऐसे लगता है जैसे किसी ने नीडल या जो बर्फ़ तोड़ने के लिए सुई इस्तेमाल होती है वो किसी ने आपके स्किन में डाली हो, उस तरह का बिल्कुल शार्प पॉइंटेड एक टनल लाइक दाग बनता है। उसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो है TCA क्रॉस। TCA केमिकल पील है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड एक केमिकल है। उसको टूथ पिक उस केमिकल में डिप करके आइस पिक स्कार के अंदर लेके जाई जाती है, जिससे वही मैकेनिज्म होता है कि ट्रॉमा होता है, कोलेजन प्रोडक्शन होती है और स्किन की इम्प्रूवमेंट हो जाती है, वो स्कार इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप के स्कार्स, जैसे मैंने पहले बात की थी, ये तो हो गए गड्ढे जो एट्रोफिक स्कार्स। अब आ जाते हैं उभरे हुए स्कार्स पे, जो कि आपको मैंने पहले बताया जॉ लाइन पे या फ्रंट ऑफ चेस्ट, बैक या कंधों पे आ सकते हैं। उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ हैं उन लेज़र्स से जो एट्रोफिक स्कार्स यानी गड्ढों को ट्रीट करने के लिए हैं। इसके लिए पल्स डाई लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव रहती है।
इसके अलावा जो कॉमनेस्ट तरीका बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो इन उभरे हुए स्कार्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं छोटी सिरिंजेस से, ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के। इसके अलावा भी केमिकल्स हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं, इनसे स्कार बैठना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मल्टीपल क्रीम्स हैं, सिलिकॉन बेस्ड जेल्स या शीट्स आती हैं। शीट्स आप ऐसे एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं जो आपके हिडन हैं। अगर आपके जॉ लाइन पे ये स्कार हैं हाइपरट्रोफिक तो आप सिलिकॉन जेल्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस स्कार की अपीयरेंस को बेहतर करते हैं। लेकिन ये तब फ़ायदेमंद होती हैं अगर आप इनको इनिशियल स्टेजेस में यूज़ करें, जैसे कि जो ही स्कार ये बना है उभरा हुआ, आप तभी सिलिकॉन जेल यूज़ करना शुरू कर दें तो बहुत खातिर खा नताइज मिल सकते हैं। एक और मेथड इन हाइपरट्रोफिक या उभरे हुए स्कार्स को ख़त्म करने का ये है कि सर्जरी, प्लास्टिक सर्जन्स इनको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद भी इनमें इंजेक्शंस लगाते देते हैं ताकि जो सर्जरी के बाद एक ख़तरा होता है ये स्कार दोबारा ना बन जाए, तो वो भी ख़त्म हो जाता है ख़तरा। एक और प्रोसीजर होता है क्रायो सर्जरी कहते हैं, जिसमें एक ठंडी गैस लगाई जाती है स्कार पे। उसका एक साइड इफ़ेक्ट आ सकता है कि उस जगह की स्किन का कलर नॉर्मल स्किन से कम हो जाए, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाए, थोड़ा लाइटर टोन हो जाए, वरना ये भी एक मेथड डिफरेंट डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स यानी कि उभरे हुए निशानात को ख़त्म करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये तो थे वो सारे मेथड्स जो आप एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगी, मार्केट में जितनी भी क्रीम्स अवेलेबल हैं सिवाय रेटिनॉल्स के किसी का कोई असर नहीं है। रेटिनॉल्स भी बहुत लंबा अरसा लेते हैं असर करने में, तो बाकी सारे जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। डू गिव मी योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।